बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 29 मार्च है, हफ्ते का दिन है और वह न के अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ये अल्फाज बहुत बार आपने मेरी जुबान से सुने होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाते हैं कि क्या ऐसे भी मुसलमान हैं? क्या ये मुसलमान कहलाने के भी लायक हैं? क्यों? क्योंकि मुसलमान तो मुसलमान का भाई कहा गया है, लेकिन यहां पर मुसलमान ही मुसलमानों की जड़ें काट रहे हैं। मतलब अब आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरीके से गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर 1 साल और 6 महीने से जंग जारी है और उसको सपोर्ट करने के लिए, गजा को सपोर्ट करने के लिए यमन जो है वो हमले कर रहा है। और यहां तक कि उसने ये जो रेड सी था उसके ऊपर इजरायली जहाजों को मुकम्मल तौर पर जैम पैक कर दिया कि वहां से वो नहीं गुजर सकते। और फिर सऊदी अरेबिया और फिर जो उनका अपना एक किरदार रहा है, लेकिन जो बिलखुसूस यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसकी जानिब से इसराइल को अपने अड्डे प्रोवाइड किए गए कि वहां से उनको जो हर अशिया खुरनोश हैं और वो जो साजो सामान था वो उन तक पहुंचता था, और दूसरी तरफ से टर्किया की तरफ से। लेकिन अब जनाबे वाला जिस तरह से अब एक कदम बढ़ के उससे भी बड़ी कार्रवाई की गई है कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया गया है। आए रोज हम आपको खबरें दे रहे होते हैं कि यहां पर किस तरीके से यमन के ऊपर हमला हुआ और अमेरिका ने ऐलान जंग किया हुआ है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटों के अंदर 77 मरतबा उनके ऊपर हमला किया, स्ट्राइक्स किए, और उसकी जवाबी कार्रवाइयां यमन की जानिब से नो डाउट की जा रही हैं। और वो साथ ही साथ जो है वो अमरीकी नेवल वॉर्स के हवाले वॉरशिप्स जो हैं और फिर उनकी नेवी जो है उसके ऊपर हमलावर भी हैं, साथ ही साथ इजराइल के ऊपर भी हमले वो कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है कि वो कितनी बड़ी ताकत है, अपनी हैसियत के मुताबिक वो लड़ रहे हैं। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि यमन के खिलाफ जिस तरह से यूएई की जानिब से गद्दारी की गई और यमन के खिलाफ हसास मकामात की मुखबरी की गई है, और ना सिर्फ ये बल्कि वहां पर जब मुखबरी की गई उसके बाद बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से बमबारी की गई, वहां पर हमले किए गए। 24 घंटों के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि 77 हमले हुए और इतनी बड़ी तादाद में तबाही जो है वो वहां पर देखने को मिली कि कोई उसकी दूसरी अगर मिसाल नहीं मिलती, कोई इसको अच्छे अल्फाज में तो बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर अब यमन की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है। यमनी हौसी तो पहले से ही वो मैदान कारजार के अंदर हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर अब यमन की जानिब से ऐलान जंग करते हुए यूएई के ऊपर खतरनाक हमले जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि जंग फैल चुकी है। और जिस तरह से ईरान को लेकर अब बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से गुज़श्ता व्लॉग में मैंने डिटेल आपके सामने रखा कि कैसे ईरान को धमकी दी गई कि अगर वो नेगोशिएट नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर जो है वो हमला होगा, उनकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला होगा। लेकिन ईरान की जानिब से अब एक और तगड़ा सरप्राइज दिया गया है, और ये जो हमला था, बाकायदा तौर पर जो उनके हमले की तैयारी है, उस तमाम तक प्लानिंग को जबरदस्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले लेजर मिसाइल के हवाले से वो इजाद आना, फिर उसके बाद जो इनका मिसाइल सिटी मुतारफ करवाना, और अब जनाबे वाला ईरान की जानिब से अमेरिका तक मार करने वाला जो मिसाइल है उसकी इजाद के हवाले से खबर जो है वो सामने आ गई कि 12,000 किलोमीटर गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उस तक, और फिर फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, यहां तक कि इतनी बड़ी तादाद में अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो पहले तो खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब ये इतना बड़ा सरप्राइज आया है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। कैसे? ये तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यमन के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और यमन को बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि अमेरिका की जानिब से निशाने पर लिया हुआ है और आए रोज वो हमले कर रहे हैं। जब से तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा के वक्त हो चुका कि अमेरिका आए रोज वहां पर स्ट्राइक्स करता है, सादा के मकाम के ऊपर, सना के ऊपर, इसके अलावा उनके गवर्नरेट्स जो हैं उनके ऊपर। अब मैंने जिस तरह से अभी बताया कि 24 घंटों के अंदर मुतअद्दिद स्ट्राइक्स। लेकिन यहां पर अभी जो खबरें सामने आई हैं कि जनूबी यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता जो फोर्सेज हैं उन्होंने हौसियों के खिलाफ फिजाई हमलों के लिए अमरीकी फौज को हसास मकामात, हसास मालूमात फराहम किए, और अब हौसियों ने दुबई
اور ابو ظبی کے خلاف جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا اور انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ باقاعدہ ISNA کی جانب سے یہ خبر رپورٹ کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر حوثیوں نے جوابی کارروائی کی تو متحدہ عرب امارات میں سیاحت شدید متاثر ہوگی، اور انہوں نے باقاعدہ حملے شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ اور وہاں پر کیونکہ انہوں نے مخبری کی، میں نے کہا نا کہ اپنے گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، جس طریقے سے پچھلے 1 سال اور 6 مہینے تک یمنیوں کی جانب سے، یمنی حوثیوں کی جانب سے سمندری راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا تھا، اگر تو اس وقت بھی یہ صرف اور صرف جو نام نہاد مسلمان ممالک ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے تو حالات یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج جو سفیر ہے، اسرائیلی سفیر جو کہ ٹرکی کے اندر موجود ہے، اس کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا۔ اس نے کہا کہ جس طرح سے پچھلے 1 سال اور 6 مہینے سے باقاعدہ ہم دیکھیں کہ جو اسرائیل کے لیے مکمل طور پر راستہ جو ہے وہ سمندری راستہ وہ بند ہے، شائع خورونوش وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی، اور اگر اس وقت جو ٹرکیہ ان کو سپورٹ نہ کر رہا ہوتا، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ ٹرکیہ جو ہے ان کو ایک ان کی یوں کہہ لیں کہ ایک خوراک کی نالی کے طور پر وہ کام کر رہا ہے کہ ان تک جو پیٹرول ہے، وہ جو جتنے بھی ایکسپورٹ ان کی ہو رہی ہے وہ ان کی پورٹ سے وہاں تک جا رہی ہے۔ یہ آج اس کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا گیا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم جو واویلا کرتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری کی ساری دال کالی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو UAE ہے، اس کی جانب سے اپنا راستہ جو ہے وہ اپنے اڈے پرووائڈ کیے گئے کہ آپ یہاں سے اپنے جو جتنے بھی ایکسپورٹس آپ کے تک ہوتی ہیں یا امپورٹس آپ تک ہوتی ہیں وہ یہاں سے گزاریں۔ تو یہ ایک مکروہ چہرے ہیں جو کہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت کے اوپر مختلف علاقوں میں جو حملے کیے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر یمن نے بحر احمر کے اندر امریکی بحری جہازوں کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا، اور یمن کا بحر احمر میں ایک بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع، اور مختلف امریکی طیارہ بردار جو بحری جہاز اور ان کے بحری گروپس پر حوثیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں امریکی بحریہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے زیادہ شدید جنگی کارروائیاں دیکھی ہیں۔ لیکن یہ ایک پورے کا پورا منظرنامہ جو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس لڑائی کے اندر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دوسری جانب جو ایران کے حوالے سے خبر لے لیں، کیونکہ ایران نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا، اور ایران کے اوپر امریکہ پریشر بلڈ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو لے کر باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے یہ جو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کر لیں تاکہ ڈائیلاگ ہو جائے اور مل کر اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ایران بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ پچھلے ولاگ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے تفصیلات رکھی تھی کہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ایران کی جانب سے اب ایک اور زبردست قسم کا سرپرائز دیا گیا ہے، اور جنرل تنگسیری کی جانب سے جو IRGC کے جنرل ہیں نیوی کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ جس طرح سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اسی طرح سے کرتا رہا تو اس کا بھرپور طریقے سے اس کو جواب دیا جائے گا، اور امریکہ اتنا بڑا سرپرائز اس کے لیے ہوگا کہ اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ان کے لیے اتنا بڑا سرپرائز ہے کہ وہ جو انہوں نے مثال کبھی سوچے نہیں ہوں گے، ہم نے وہ تک ایجاد کر لی، اور یہاں تک کہ امریکہ کہ جو گلف آف میکسیکو ہے، ہم وہاں تک پہنچ کر وہ ہماری مثال وہاں تک پہنچے گا اور ان کو ہٹ کریں گے۔ مطلب 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ، 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ اگر وہ طے کرنے کے قابل ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت تگڑا قسم کا سرپرائز جو ہے، ایک بڑی زبردست قسم کی ایجاد جو ہے وہ پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ آئے روز حملہ کرتا رہا، اور آپ نے دیکھا امریکہ کی جانب سے اسرائیل پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایران نے کبھی بھی اس طرح سے حملہ نہیں کیا، ہاں بڑکیں ضرور ماری ہیں، لیکن جب آپ ایک تاریخ اٹھائیں وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن ایران جو ہے وہ اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر پاتا تھا۔ اب جب انہوں نے آپریشن ٹرو پرومس 1 ٹرو پرومس 2 کیا، اس نے تو پورے کو پورا سینیریو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ٹرو پرومس 2 جو تھا اس نے تو پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کیا، اور یہاں تک کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے میزائل پھینکی کہ وہ ان کو انٹرسپٹ نہیں کر پائے، اور پوری دنیا نے وہ دیکھا کہ کیسے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب جناب والا جو امریکہ سے وہ مدد طلب کر رہا ہے، اور امریکہ کی مدد کے ساتھ دوبارہ سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرے اسرائیل، لیکن اس کے باوجود یہ بات آگے اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہے، اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو بقول یہ جو ایرانی جرنیل ہیں جنرل تنگسیری اس کے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر
कोई भी इनका जो है वो अड्डा वो महफूज नहीं होगा, और उनका जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो महफूज नहीं होगा, कोई उनका शहर महफूज नहीं होगा। इसका मतलब है कि उनके पास वहां तक रेंज करने के लिए उन्होंने मिसाइल जो है उसका इंडिकेटर दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी रेंज तक मार करने वाले कौन से मिसाइल, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर बता दिया कि ये सिनेरियो। मैंने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं जिस तेजी के साथ बदले, और जो एहतजाजी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फलस्तीन के हक में एहतजाज किया उनको अमेरिका से निकाला जा रहा है। अब ईरान अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो निकाले जाने वाले अमरीकी तलबा हैं उनकी दाखिले की हिमायत कर रहा है, और सकाफती इनकलाब की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी ने जो इजरायली वजूद के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की बेदखली का जिक्र करते हुए कहा कि काउंसिल साइंस और तिब्बी उलूम की अकेडमियों के ताउन से ईरानी यूनिवर्सिटीज के अंदर उन तलबा के दाखिले की हम हिमायत करते हैं और वो यहां पर आकर एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये बात की। अब आ जाए टर्किया के ऊपर, क्योंकि टर्किया में जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और अभी माल्टी पे जो इस्तांबुल है वहां पर एहतजाजी चौक खचाखच भरा हुआ है, और हुजूम अब भी बाहर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और उर्दगान के इस्तीफे का मुतालबा जो है वो करने वाले नारे बुलंद किए जा रहे हैं। लोग उठ रहे हैं, भरपूर तरीके से नारे बुलंद किए जा रहे हैं, और अवाम जो है वो आपे से बाहर है। लेकिन टर्किया में जो एहतजाज, कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ जो है वो जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, इस वक्त ये जो अवामी एहतजाज नहीं है, कहा यह जा रहा है कि ये हुकूमत ये कहती है कि ये अवामी एहतजाज नहीं है, बल्कि एक एहतजाज पार्टी का एहतजाज है जो सेकुलर नजरियात रखने वाली जमहूरियत खलक पार्टी है, और ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क से वाबस्तगी रखती है, और सदर उर्दवान की आक पार्टी के बाद टर्किया की दूसरी बड़ी सियासी इकाई है। और जमहूरियत खलक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले टर्किया में जो बल्दियाती इंतखाबात की पार्टी बुनियादों पर जो है वो होते हैं, और इस्तांबुल मेयर जो वहां पर अकरम इमाम ओगलू है उसको कुर्द शिदत पसंद गिरोह जो PKK है और फतहुल्लाह गोलन उसकी फैतों के साथ रवाबत जो रखने और इनसे इस्तांबुल बल्दिया के लिए माली मफादात लेने और देने के ऊपर बेज़ाब्तियां सामने आई थी, और बास हलकों के मुताबिक ये मालूमात और फाइल से खुद जमहूरियत खलक पार्टी के अंदर से उर्दवान हुकूमत तक पहुंचाई गई, और इस पर उनके खिलाफ करप्शन और दीगर दहशत गर्द तंजीमों से रवाबत रखने पर ट्रायल जो है वो शुरू हुआ, और हमने देखा कि डिग्रीज उसकी तक कैंसिल कर दी गई। इमाम ओगलू जो है वो अगरचे सदारत इंतखाबात लड़ने का अज़्म रखता है, लेकिन ये ट्रायल शुरू होने के बाद उन्हें जमहूरियत खलक पार्टी ने बाकायदा अपना सदारती उम्मीदवार बनाया। ताहम याद रहे कि अगले सदारती इंतखाबात जो हैं वो 2028 में होंगे, और हुकूमती इत्तेहादी मिल्लियत हरकत पार्टी के सरबराह दौलत पाहचीली के जानिब से शुरू किए गए कुर्द बागी अकाई जो है अब्दुल्ला ओचलान से मुज़ाकरात गुज़श्ता माह कामयाब हो गए थे, और उन्होंने कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान भी किया था, और कुर्द बागियों ने जमहूरियत खलक पार्टी के एहतजाज से इज्तनाब कर रहे हैं, और जो इससे कबल उनको इस्तांबुल मेयरशिप दिलवाने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। और इसके अलावा अपोजिशन की दीगर सियासी पार्टियों और जमहूरियत खलक पार्टी के साबिका इत्तेहादियों में कोई भी पार्टी इस एहतजाज में शामिल नहीं। ये हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन इस वक्त जो अवाम है वो एक अवामी एहतजाज बन चुका है। पार्टी और कोई शामिल नहीं है, लेकिन अवाम भरपूर तरीके से जमहूरियत खलक पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और इस वक्त बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि जो तैयब उर्तवान है उसके इस्तीफे का मुतालबा जो है वो भी किया जा रहा है। जाने से पहले मैं आपको एक जो म्यांमार में ज़लज़ले के हवाले से भी खबर देना चाह रहा हूं, क्योंकि म्यांमार में जो एक ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया है, और उसने बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर हलाकतें 144 तक पहुँच चुकी हैं, 732 लोग जो है वो इंजर्ड हैं, और तकरीबन 5 बॉडीज़ जो हैं वो अभी तक बैंकॉक से जो है वो मिली हैं, और बाकी अभी 117 लोग जो है वो मिसिंग है। ये अभी तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।